नमस्कार। विज्ञान जीव विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर गुप्ता। आज के इस अंक में हम बात करेंगे बायोलॉजी से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे जीव विज्ञान की उत्पत्ति, जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों के गुण। तो चर्चा विस्तार से होगी, 3D एग्जाम्पल के साथ होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी। तो बात करते हैं नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, और नेचुरल साइंस को ही बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी जो है विज्ञान की एक शाखा है, और बायोलॉजी की उत्पत्ति जो है दो शब्दों के मेल से हुई है। पहला शब्द जो है वो है बायो, और दूसरा शब्द जो है वो है लोगोस। और पहला शब्द बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और दूसरी शब्द लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। अगर हम इसे मिलाकर कहे तो हम कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन। और जीवन का अध्ययन किसमें होता है? तो जीवधारियों में होता है। तो इस प्रकार अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान कहते हैं, या जीव विज्ञान वो कहलाता है। या अगर हम दूसरे डिफिनीशन की बात करें सरल भाषा में, तो हम उसे यह भी कह सकते हैं कि जीवधारियों का विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि जीवधारियों के विज्ञान के अंतर्गत हमें किस किस चीजों की जानकारी मिलती है। तो जीवधारियों के विज्ञान के अंतर्गत हमें 7 चीजों की जानकारी मिलती है। पहला जो है वो है जीवधारियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरी जीवधारियों का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस जीवधारियों के विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के सिद्धांत का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया वो किसके द्वारा किया गया? लेमार्क के द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछ देते हैं, जैसा कि बीपीएससी में भी पूछा गया है। और तीसरे चीजों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जीवधारियों की क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जीवधारियों के विज्ञान के अंतर्गत हमें चौथी जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो जीवधारियों की रचना के बारे में यानी क्रिएटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। और पांचवी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कि उस जीवधारियों पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है यानी इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म। और छठी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है उनकी यानी जीवधारियों की पारस्परिक क्रिया यानी इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस पारस्परिक क्रिया के साथ साथ मृत्यु तक का जो अध्ययन होता है यानी डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, उन सारी चीजों की जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो जीवधारियों के विज्ञान के अंतर्गत। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जीवधारियों का विज्ञान यानी जीव विज्ञान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं बायोलॉजी को विज्ञान की शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे मिला। तो बायोलॉजी को क्रमबद्ध ज्ञान यानी विज्ञान की शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को मिला। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को ही क्यों मिला? क्योंकि अरस्तु एक महान दार्शनिक, विचारक एवं वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अन्य क्षेत्रों के अलावा जीव विज्ञान के भी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। और इसी कारण अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह बहुत ही बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो ये जो है फादर ऑफ बायोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे याद रखना एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अरस्तु यूनान का एक महान विचारक एवं दार्शनिक था। वे राजनीति में ही नहीं बल्कि नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, जंतु शास्त्र, शरीर विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर भी ख्याता था। वर्तमान वैज्ञानिक विचार परंपरा का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु और यूनान का सूर्य कहा जाता था।
अरस्तु का जन्म यूनान में 384 ईस्वी पूर्व स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता निकोमैक्स मैसेडोनिया के राज दरबार के शाही चिकित्सक थे। अतः अरस्तु का जीवन बहुत साधन संपन्न था। अपने पिता से चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसकी रुचि विज्ञान की तरफ रही। कुछ समय बाद 18 वर्ष की आयु में वह मानव मस्तिष्क के अध्ययन हेतु प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकेडमी में आकर भर्ती हो गया। गुरु प्लेटो अरस्तु की योग्यता से इतना प्रभावित था कि वो उसे अकेडमी का मस्तिष्क कहा करता था। तथापि उसकी मृत्यु के उपरांत अरस्तु को वहां का आचार्य न बनाकर प्लेटो के बीजे को आचार्य नियुक्त किया गया था। इसे सहन न कर सकने का अरस्तु ने निराश होकर अकेडमी छोड़ दी। 346 ईस्वी पूर्व में वह मकदूनिया के युवराज सिकंदर का शिक्षक नियुक्त हुआ। 6 वर्ष तक अरस्तु वहां रहा। सिकंदर के साथ अरस्तु भी घूमते घूमते भारतीय वैभव से परिचित हुआ था, ऐसे इतिहासकारों की धारणा है। अरस्तु एथेंस में आ गया और उसने निजी शिक्षालय लीसियम स्थापित किया था। 12 वर्ष तक सिकंदर की सहायता से विद्यालय चलाता रहा। 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु अपने स्पष्ट, उग्र और निर्भीक विचारों का विरोधियों का शत्रु रहा। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना विभिन्न विषयों पर की थी। सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाला दीपक 322 ईस्वी पूर्व में कैलियस नगर में हमेशा के लिए बुझ गया, लेकिन अपनी रोशनी से सबको जागृत कर दिया। अब बात करते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पहला वैज्ञानिक लेमार्क जो कि फ्रांस के निवासी थे और दूसरे ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के निवासी थे, इन दोनों ने ही बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। हम क्या देखें, बायोलॉजी को क्रमबद्ध ज्ञान यानी विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे मिला, तो अरस्तु को मिला। लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया, तो 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक जर्मनी और फ्रांस के थे जो ट्रेविरेनस और लेमार्क, उन दोनों ही ने ही सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। प्राकृतिक विज्ञान की जब भी बात करते हैं तो हमारे सामने एक बात उभर कर सामने आती है, सजीव। आखिर सजीव है क्या, तो जिसमें जान होता है उसे हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि वो सजीव है। और सजीव की जब भी चर्चा होती है तो उसे समझाने के लिए, निर्जीव से तुलना करने के लिए सजीव के बारे में बतलाना आवश्यक हो जाता है कि क्या सजीव के पास गुण है जो निर्जीव में नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं सजीव के गुण के बारे में। तो सजीव के पास जीव द्रव होता है यानी प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि निर्जीव में नहीं होता है। इसके अलावा सजीव के पास कोशिकीय संरचना होती है जो कि निर्जीव में नहीं होती है। और इसके अलावा सजीव के पास एक निश्चित जीवन चक्र होता है यानी लाइफ साइकिल होता है, जिसके अंतर्गत सजीव जो है जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि करते हैं यानी बड़े होते हैं, फिर प्रजनन की क्रिया उसमें होती है और फिर वो क्या करती है, तो वो मृत्यु हो जाती है उसकी। तो ये सारी जो प्रोसेस है इन सभी को हम कहते हैं निश्चित जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। और इसके अलावा सजीव में जो है अनुक्रियता यानी रिस्पॉन्सिवनेस होती है और इसके अलावा अनुकूलन होती है यानी एडॉप्टेशन। तो आज के इस वीडियो में जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन थे वो बतलाया गया है। और ये जो जीव द्रव, कोशिकीय संरचना, निश्चित जीवन चक्र, अनुक्रियता और अनुकूलन जो है वो आगे की जो एपिसोड आने वाली है जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में जो चर्चा करेंगे, वहाँ पे हमें जीव द्रव और कोशिकीय संरचना और जितने भी टर्म आएगी उसके जो है पूरे के पूरे ब्रीफली जो है आपको बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और दोस्तों के पास जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करिए।